हेलो मेरे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे हैं। और आपकी जो तैयारी चल रही है क्लास 12th एग्जाम के लिए वह बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप बहुत अच्छे से कर रहे होगे आपकी तैयारी। मौका दिया तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बाबू पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस से जो है अमोनिया कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए भाई, वीडियो शुरू करने से पहले पढ़ाने से पहले हम आपको एक शायरी सुना देना चाहते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ बच्चों, इसी एनर्जी को बनाए रखना है आपको। और आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि भाई अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है हेबर्स प्रोसेस के द्वारा। तो आइए पहले हम हेबर्स प्रोसेस क्या होता है देख लेते हैं। कि देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ऑन अ लार्ज स्केल, यानी हेबर्स प्रोसेस, याद रखिए बचबुआ, हेबर्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया को बहुत ही लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। तो आइए उसी के बारे में आज पूरा क्लास होने वाला है। अब ये जो अमोनिया बन रहा है हेबर्स प्रोसेस में, तो उसका रिएक्शन क्या है बच्चों? रिएक्शन तो होगा ना। तो रिएक्शन क्या है? तो देखिए बच्चों, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तब जाके अमोनिया बनता है। लेकिन एक बात याद रखिए बबुआ, ये नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे कंबाइन नहीं करेगा। जब तक कुछ जंगल में मंगल नहीं होगा ना, तब तक ये कंबाइन नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से तभी कंबाइन करेगा, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। और कुछ कंडीशन है, कुछ स्थिति है बच्चों, तभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करते बच्चों। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेंगे तो उसके लिए एक स्थिति है, एक कंडीशन है, तभी जाके वो कंबाइन करते हैं बच्चों, अन्यथा वो नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन यानी 1 मोल नाइट्रोजन, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? ये 1 मोल है। 1 मोल नाइट्रोजन अगर 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे और कुछ अमाउंट में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रहता है, तब जाके ये NH3 यानी NH3 का अमोनिया का 2 मोल बनता है। यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया का निर्माण करता है। और आप ये देखकर भयभीत तो नहीं हो रहे हैं, ये क्या सर, हमने तो बहुत सारा क्लास 10th में रिएक्शन देखा जिसमें सिर्फ एक ही एरो का निशान था, आपने 2 एरो का निशान काहे डाल दिया? सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो एकदम थम जा भाई, थम जा, एकदम सही पढ़ा रहा हूं। ये जो देख रहे हैं ये, इसका मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन यहां पर दे रखी है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया बचबा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब हो गया कि अगर यहां पर NH3 देख रहे हैं तो NH3 टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एकदम कंबाइन करके मिलके अमोनिया भी बन सकता है। आया बच्चों समझ में? यानी अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बन सकता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया भी बन सकता है। यही का मतलब होता है बचवा रिवर्सिबल रिएक्शन ना। इससे ये और इससे ये दोनों बन सकता है। और इस रिएक्शन में बच्चों यहां पर डेल्टा H यानी हीट भी निकलता है। हाँ बच्चवा, हीट भी निकलता है इस रिएक्शन में। हीट यानी डेल्टा H दे रखा है, कितना निकल रहा है? 24 कैलोरी, यानी 24 कैलोरी यहां पर एनर्जी निकलती है, यानी कुछ अमाउंट में यहां पर हीट भी निकलता है। तो हमने क्लास 10th में ही बात को पढ़ रखा है कि बचवा कि जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है, उष्मा का अपक्षेपण होता है, तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं बच्चा।
क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। यानी जिस अभिक्रिया से हीट निकल रही है, हम लोगों को मिल रही है, तो उस अभिक्रिया को बच्चों हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक आपको दिमाग में ये सारा बात टन टन मतलब घुस रही होगी जी बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने अभी बताया कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कंबाइन करते हैं। नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन करेगा ऐसे नहीं, कुछ स्थिति को उसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ स्थिति है, उस स्थिति को जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक कंबाइन नहीं कर सकता है। अच्छा, आप कहिएगा सर ये आप डायरेक्ट हैवर्स प्रोसेस अमोनिया क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चों एक बात याद रखिए, ये जो है ना, ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है कैसे बनता है, हैवर्स प्रोसेस के द्वारा, हैवर्स विधि के द्वारा। ये बिहार बोर्ड में हर बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है बच्चों। तो अगर आप लास्ट जो पूछा गया था ये हैवर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, वो 2020 में पूछा गया था, 2020 में। तो 2021 में नहीं पूछा है, तो डेफिनेटली 2022 में पूछने वाला है। इसी के लिए आप इसको पढ़ के जाओ। अरे भाई कह रहा हूं मैं ना, डेफिनेटली आपको 5 नंबर रखा हुआ है बच्चों, समझ में आया ना, 5 नंबर आपका रखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हमने बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे कंबाइन नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक मतलब कंडीशन होता है तब जाके ये कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। तो कंडीशन को जान लेते हैं। यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए बच्चों, जो अनुपात होना चाहिए, याद रखिएगा, यहां पर जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है उसका जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात 1:3 होना चाहिए बाय वॉल्यूम। आयतन के हिसाब से 1:3 होना चाहिए बच्चों, समझ में आ रहा है। रेशियो में अगर बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए वह 1:3 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर वाला क्या कंडीशन है, देखिएगा, टेम्परेचर जो है भाई लो होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि भाई ये इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में ऑलरेडी जो है पहले से हीट निकल रही है, तो भाई इस अभिक्रिया को कराने में हम और हीट क्यों देंगे भाई, समझ में आ रहा है ना। इसमें तो खुद ही हीट निकल रहा है, खुद ही उष्मा निकल रहा है, तो हम काहे डाल दे उष्मा भाई। तो जो हमको टेम्परेचर रखना है, जो तापमान रखना है, हमको लो रखना है। लेकिन एक और बात आप समझिए, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं कि अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर लो है तो उसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु और परमाणु होते हैं, वो कोलाइड नहीं करेंगे ना। कम टेम्परेचर पर कोलाइड कैसे करेंगे, इधर उधर उनका जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत लो होगा, एकदम धीरे धीरे कोलाइड करेंगे, मतलब करेंगे नहीं, एक तरह से समझ लो। तो इसी के लिए ना टेम्परेचर को ना तो ज्यादा हाई रखना है, ना टेम्परेचर को बहुत लो रखना है। टेम्परेचर को इंटरमीडिएट रखना है, यानी बीच में रखना है। इसी के लिए क्या होगा कि जो है पार्टिकल्स जो होंगे, जो कण होंगे, जो अणु परमाणु होंगे, वो थोड़ा अच्छे से कोलाइड करे और रिएक्शन में जो है हमको अमोनिया बने, समझ में आया। और इसी के लिए जो टेम्परेचर को इंटरमीडिएट रखना है, ना ज्यादा ना कम। टेम्परेचर रखना कितना है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। समझ में आया कि 450 से लेकर 500 के बीच में टेम्परेचर रखना है। अब आगे प्रेशर देखिए, प्रेशर जो है हाई रखना है बाबू, ये एक बात याद रखियो, प्रेशर जो है बाबू वो हाई रखना है हमको। और प्रेशर रखना कितना है, 200 से लेकर 900 एटीएम के बीच में प्रेशर हमको रखना है। एटीएम बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और इस दोनों के बीच में जो एक स्पेसिफिक बोला है कि भाई यही रखना चाहिए, यही रखने पर बहुत बेटर हमको रिएक्शन होगा, वो है 250 एटीएम, यानी 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब हम रखेंगे तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होगी। एक और बात मैं बता दूं बच्चों, ये जो प्रेशर है, ये 900 एटीएम प्रेशर बोले बहुत ही ज्यादा है, यहां तक कि हम 5 एटीएम प्रेशर भी झेल नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कैटलिस्ट भी यूज किया गया है। अब कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट का हिंदी होता है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, यानी कैटलिस्ट
दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। समझ में आया? यानी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, ये देखिए कोई अभिक्रिया है, वो एकदम स्लो हो रही है, तो वो क्या करता है? उस अभिक्रिया को तेजी से करवा देगा। और कोई एक अभिक्रिया जो एकदम धीरे चल रहा है, हाँ, मतलब कोई धीरे चल रहा है तो उसको तेज कर देगा, और जो बहुत तेज चल रहा है अभिक्रिया उसको स्लो कर देगा। यही बात है। कैटलिस्ट समझ में आया? जो रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है या घटा देती है, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहां पर कौन कैटलिस्ट हमको लेना है, कौन सा उत्प्रेरक लेना है हमको, वो है फाइनली डिवाइड आयरन। यानी लोहे का जो टुकड़ा वगैरह होता है, चूर्ण वगैरह होता है ना, वही हमको उत्प्रेरक के रूप में लेना है। अब हमको यहां पर एक प्रमोटर भी लेना है। अब प्रमोटर क्या होता है? तो प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट के गुण को और बढ़ा देता है, कैटलिस्ट को ना सपोर्ट प्रदान करता है, कैटलिस्ट को जो है ना और निखार देता है। यानी कैटलिस्ट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो ये प्रमोटर जो है उसको और अच्छे से काम करवाएगा ना, ये बात होता है। यानी प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट के पावर को और बढ़ा देता है, एक तरह से कह लीजिए। तो यहां पर प्रमोटर जो है वो कौन लिया गया है? मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम एक प्रमोटर है जो लिया गया है। एग्जाम में जो है यही ज़्यादा आता है, मॉलिबेडनम। और यहाँ पर कई बुक में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिया जाता है, Al2O3 भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मॉलिबेडनम आप समझ लो। समझ में आया बच्चों? ओके। अब देखिए छठा केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हो, वो जो है ना इम्प्यूरिटी, यानी गंदगी से पूरी तरह, गंदगी उसमें होना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कोई भी प्रकार का इम्प्यूरिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ इम्प्यूरिटीज का नाम दे रखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कुछ गैसेस हैं जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मिलकर उसको इम्प्योर कर देंगे। क्या कर देंगे? अशुद्ध कर देंगे। तो इसी के लिए ये सब जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होगा, ये सारे गैस होंगे, तो इसका प्रभाव हमारे उत्प्रेरक पर पड़ेगा, हमारे कैटलिस्ट पर पड़ेगा। वो कैटलिस्ट को क्या कर देंगे? पॉइजन कर देंगे, कैटलिस्ट को बर्बाद कर देंगे। अब कैटलिस्ट ही बर्बाद हो जाएगा, कैटलिस्ट ही खराब हो जाएगा, तो हमारा रिएक्शन क्या अच्छे से हो पाएगा बच्चों? आप मेरे को जवाब दो, नहीं ना हो पाएगा। इसीलिए हमको जो है ये सारा गैसेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो पूरी तरह से एकदम स्वच्छ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अब देखिए इतना बात तो आप कंडीशन भी समझ लिए। ये सारे कंडीशन को आप यहां पे लिख देना। समझ में आया? ये सारे कंडीशन को यहां पर लिखा जाता है, समझ में आया? आप लिख लेना वहां पे। अब देखिए कलेक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हम कलेक्ट कैसे करेंगे? उसके अंदर देखिए बहुत सारा, मतलब ऐसे हम अमोनिया को कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अब हम बताएंगे, अभी प्रोसेस से बताएंगे, फिगर बता के बताएंगे कि कैसे उसमें हम अमोनिया को कलेक्ट नहीं कर सकते ना। तो ये हम आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है? तो हम पहले बता रहे हैं कि अमोनिया को कलेक्ट कैसे करेंगे उसको। तो बाय कंडेंसेशन, कूलिंग करके, यानी उसको ठंडा करके जो है हम कर सकते हैं। अब ठंडा करने से क्या होगा बच्चों? अब अमोनिया जो है ना बहुत जल्दी कूल हो जाता है ना, और बहुत जल्दी कूल होने के कारण वो लिक्विफाई हो जाता है। यानी जैसे ये अमोनिया अभी गैस में है, समझ में आया? अब गैस में है तो उसमें कंडेंसेशन करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी लिक्विड में बन जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, गैस से द्रव अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि रीजन है बाबू, क्योंकि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, अमोनिया का जो अणु है, उसके उस दोनों अणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो बहुत एकदम स्ट्रांगली होता है। तो ये रहा एक अमोनिया का अणु और ये रहा एक अमोनिया का अणु, ये कहता है आ बेटा आ एकदम, मतलब तेजी से खींचने लगता है उसको। यानी डायरेक्ट आप समझ लो कि अमोनिया का जो अणु होता है बच्चों, अमोनिया का जो अणु होता है वो एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जिसके वजह से वह गैसियस फॉर्म से, यानी गैसीय अवस्था से लिक्विड अवस्था में आ जाता है, और वहां से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको जमा, मतलब उसको ले लेते हैं वहां से। समझ में आया? वही बात मैंने यहां पर आपको बता दी। अब देखिए दूसरा प्रोसेस है डिसॉल्विंग इन वाटर। यानी अगर हम अमोनिया को बाबू,
अगर हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, अगर हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तब अमोनिया क्या होता है, अमोनिया बहुत ही ज़्यादा सल्यूबल होता है वाटर में। अमोनिया वाटर में बहुत ज़्यादा सल्यूबल होने के कारण वो वाटर में तुरंत सल्यूबल हो जाएगा और हम वहाँ से उसको अमोनिया का एक्वस फॉर्म जो होगा, एक्वस अमोनिया हम वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बिल्कुल भी सल्यूबल नहीं होता है बच्चों, समझ में आया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच्चों सल्यूबल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो समझ में आया। तो वहां से जो है अमोनिया को हम डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व कर देंगे और वहां से हम अमोनिया को प्राप्त कर लेंगे, समझ में आया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब बच गया इसका डायग्राम। डायग्राम अभी हम बनाते हैं क्योंकि एग्जाम में डायग्राम भी आता है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तभी ना 5 में 5 नंबर देगा। अभी डायग्राम बनाते हैं और उसमें बताएंगे कि भाई कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए बच्चों, यहां पर यही रहा, फैक्ट्री में यही तरह का मशीन्स वगैरह होता है इसी तरीके से, और इसी तरीके से बच्चों यही प्रोसेस से जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसेस है इसमें। पहले देखिए, यहां से इस वाले पाइप से इस जो है नाइट्रोजन गैस आता है, इधर से हाइड्रोजन गैस आता है, और ये देखिए इधर से आया हुर्र, इधर से आया हुर्र, इधर से आया हुर्र, और इस वाले चैम्बर में पहुंचता है कंप्रेशन चैम्बर में। और यहां का जो प्रेशर होता है बच्चों, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस कंप्रेशन चैम्बर में पहुंचे, और ये जो कंप्रेशन चैम्बर का जो प्रेशर होता है वो होता है 250 ATM, यानी 250 वायुमंडलीय दबाव। यानी कितना ज्यादा इस चैम्बर में प्रेशर होता है वो आप समझ सकते हो। हमने बताया पहले ही, हम लोग 5 ATM प्रेशर भी झेल नहीं सकते, और यहां 250 ATM है, समझ सकते हो कितना ज्यादा दाब होगा। उसके बाद इस यहां से आने के बाद जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमको जो है यहां इस वाले चैम्बर में पहुंचता है, जिसका नाम है कैटलिस्ट चैम्बर। इस वाले चैम्बर का नाम है कैटलिस्ट चैम्बर, जिसमें फाइनली डिवाइड आयरन होता है, यानी लोहे का जो चूर्ण हमने बताया, जो कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक के बारे में, वो यहाँ पर होता है। और यहाँ का जो तापमान होता है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तापमान यहाँ पर होता है। और यहाँ पर हमने बताया एक प्रमोटर भी होता है, जो मतलब उत्प्रेरक को और अधिक निखार देता है, जो एकदम और ज़्यादा पावरफुल उत्प्रेरक को बना देता है, वो होता है मोलिब्डेनम। तो समझ में आया। अब देखिए फाइनली जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकली हीट भी करते हैं, तभी तो भाई हीट जाएगा ना। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं हम इसको, और इलेक्ट्रिकली हीट करने के बाद ये 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पर अमोनिया बन गया, समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर फाइनली हमको अमोनिया बन जाता है इस वाले चैम्बर में, कैटलिस्ट चैम्बर में अमोनिया बन के तैयार। अब क्या है, अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, तो हमको तो सिर्फ अमोनिया से मतलब है अभी ना। तो अब फाइनली जो है कूलिंग अब हमको करना होता है, कंडेंसेशन चैम्बर में लाना पड़ता है अमोनिया को, और लिटिल अमाउंट में जो है कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी वहाँ पर चले जाते हैं ना। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का भी उतना जरूरी हमको नहीं है, हमको तो अमोनिया से है। तो फाइनली यहाँ पर तीनों गैस आता है, जिसमें से हम उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद जो है अमोनिया जो है उसके अंदर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल्स और दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बहुत ही खतरनाक वाला। वो एक दूसरों को एकदम जो है आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने के बाद जो है वो जो है गैस से, याद रखिएगा अमोनिया गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस से लिक्विड में बन जाता है, और वहां से हम उसको अमोनिया को कलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी बच गया हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था पहले से करके रखा गया है। अब जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बच गया, वो बचा कुचा जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन है इस वाले पाइप से होते हुए यहाँ से कंप्रेशन चैम्बर में वापस चले जाते हैं, और फिर से जो है ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। समझ में आया। यानी यहाँ पर हम अमोनिया को कलेक्ट कर लिए, लेकिन कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी तो आ गए थे ना,
तो जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ गए उसके लिए एक अलग पाइप लगा हुआ है यहाँ से जो है रिसाइकल हो गया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और फिर से जो है कंप्रेशन चैम्बर में गया, फिर से यहाँ पर कैटलिस्ट है यहाँ पे, और फिर से टेम्परेचर वगैरह इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं इसको, फिर से जो यहाँ पर अमोनिया बन गया, फिर से जो कुछ हाइड्रोजन नाइट्रोजन बच गया, फिर से यहाँ रिसाइकल होके, तो ये जो प्रोसेस है बाबू ये चलती रहती है और हमको अमोनिया मिलता रहता है। तो आई थिंक बच्चों आज का क्लास बहुत प्यारा था आप लोगों के लिए और बहुत ही मजा आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये तो एग्जाम में आना तय है। आप हूबहू जो मैंने पढ़ाया वैसे आप लिख दो, एकदम 5 में 5 मार्क्स कोई नहीं काटने वाला है बच्चों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आज का क्लास आपको